आज आपके लिए एक ऐसी रोचक कहानी लेके आया हूँ जिसमें ज़िंदगी बहुत कठिन है। तो करते हैं। कहने को छोटी भाभी और मेरा रिश्ता ननद भाभी का है, लेकिन हमारी उम्र एक ही होने की वजह से कुछ महीनों में नेहा भाभी मेरी सबसे अच्छी और सच्ची सहेली बन गई। मैं अपने मन की हर बात बेझिझक उनसे साझा कर लेती और वह भी अपने दिल की पीड़ा बिना संकोच से मुझसे कह देती। हमारे गांव माधोपुर में इस घर में सन्नाटा पसरा था, मानो कोई तूफान अभी अभी गुजरा हो। वैसे तो छोटे भैया राहुल के इस दुनिया से चले जाने के बाद हर दिन किसी न किसी रूप में एक आंधी आती ही रहती थी, जो हर किसी को किसी न किसी तरीके से तोड़ती हुई निकल जाती। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान नेहा भाभी को ही सहना पड़ता। भैया के जाने के बाद वह पूरी तरह मुरझा सी गई थी। उनके चेहरे पर उदासी ने जैसे स्थायी ठिकाना बना लिया है। यह दुख और घर के हर सदस्य को दिखता, पर कोई देखना नहीं चाहता। दादी को तो लगता है जैसे राहुल भैया के जाने में नेहा भाभी का ही दोष हो। वैसे नेहा भाभी दादी को पसंद से ही हमारे गांव से इस घर में आई थी। पूरी जन्म पत्री और कुंडली मिलाने के बाद पंडित जी ने कहा था कि राहुल के लिए इससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। दोनों के 36 के 36 गुण मिलते थे, जो बहुत शुभ है। पंडित जी ने कहा था कि कन्या भाग्यशाली है। ये सुनते ही दादी ने फरमान सुना दिया था कि अगर कोई लड़की राहुल की पत्नी और इस घर की बहू बनेगी तो वो नेहा ही होगी। उस वक्त बड़े भैया और पापा ने दादी को बहुत समझाया था कि राहुल पास के शहर में अपने ऑफिस के एक सहकर्मी को पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर दादी अंजल त्याग कर धरने पर बैठ गई थी कि वह जीते जी राहुल की शादी किसी दूसरी जाति की लड़की से नहीं होने देगी। अगर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी हुई तो इधर डोली उतरेगी और उधर उनकी अर्थी उठेगी। यह सुनकर राहुल भैया ने दादी की जिद और गांव की झूठी शान की खातिर अपने अरमानों को बलि दे दिया था। चुपचाप माधवपुर में मंदिर में नेहा भाभी के साथ 7 फेरे ले लिए। राहुल भैया दादी के घर वालों को खुश करने के लिए नेहा भाभी के साथ रिश्ते को डोर में तो बन गए थे, पर न तो वो अपने पहला प्यार भूल सके और न ही नेहा भाभी को उनका हक दे पाए। शायद यही गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, इसलिए वे शराब का सहारा लेने लगे और एक दिन नशे में गाड़ी चलाते हुए दादी के 6 महीने के अंदर ही पास के हाईवे पर एक सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दादी ने सारा दोष नेहा भाभी और उनके मायके वाले पर मर दिया, यह कहकर कि उन्होंने गलत जन्म पत्री और कुंडली देकर धोखा दिया। घर में हर किसी को राहुल भैया की अचानक मृत्यु का दुख है, पर कोई भी नहीं नेहा भाभी की चिंता नहीं करता। गांव के रीति रिवाजों के नाम पर हर दिन दादी मम्मी या बड़ी भाभी उन्हें भैया की मृत्यु का ताना देती। बेचारी नेहा भाभी चुपचाप उनके ताने सुनती रहती। राहुल भैया सरकारी कर्मचारी थे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद सारा सरकारी पैसा नेहा भाभी को मिला। यह बात भी दादी को गवारा नहीं था। उनका कहना था कि बेटा उनके गांव के घर का था तो पैसे पराए गांव की बहू को क्यों मिलने चाहिए। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर भाभी ने सारा पैसा दादी के खाते में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन दादी का मन इससे भी नहीं भरा। अब वे कहती कि अनुकंपा नियुक्ति की नौकरी भाभी के बजाय मेरे छोटे भाई रोहन को मिलनी चाहिए, क्योंकि वह इस गांव का बेटा है और पिछले 2 साल से सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहा है। पापा और बड़े भैया ने दादी को समझाया कि अनुकंपा नियुक्ति सिर्फ कर्मचारी की पत्नी या बच्चों को ही मिलती है, लेकिन दादी को कुछ सुनना समझना नहीं है। माधोपुर में उनकी बात पत्थर की लकीर है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। नेहा भाभी ने शायद खाना भी नहीं खाया होगा। यही सोचकर मैं उनके लिए खाना लेकर उनके कमरे में और बढ़ी। मुझे देखते ही माँ मुझ पर बरस पड़ी और बोली, कोई ज़रूरत नहीं उस महारानी के लिए खाना ले जाने की। तुम्हारी दादी ने सख्त मना किया है, उसे भूखा प्यासा रहने दो, भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। माँ ने आगे कहा, उसे गांव की मर्यादा की जरा भी परवाह नहीं। मैडम को नौकरी करनी है, विधवा होकर सज धज कर माधोपुर से बाहर निकलना है। यह सुनकर मुझ से रहा नहीं गया और मैं माँ से बोल पड़ी, आपकी बेटी शहर जाकर नौकरी करती है, ये बात आप गांव में बड़े शान से सबको बताती है। तब मर्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बहू नौकरी करना चाहती है तो मर्यादा घटती है। ये कैसी
दोहरी मानसिकता है। अगर मैं भूखी प्यासी पड़ी रहूं तो क्या आप मुझे खाना नहीं पूछेंगी? नेहा भाभी को आप सब ढोल नगाड़ों के साथ माधोपुर लाए थे। यह घर जितना आपका है और मेरा है उतना ही उनका भी। वे चुप रहती है। उनका मतलब यह नहीं कि आप उन पर अन्याय करें और उनके अधिकार छीन लें। मेरा यह कहना सुनकर माँ चुप हो गई, क्योंकि वे भी जानती थी कि दादी गलत है। मैं जानती हूँ कि माँ चाहकर भी दादी के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठा पाई। जैसे ही मैं भाभी के कमरे में पहुँची, वे बिस्तर पर औंधे मुँह लेटकर सुबह रो रही थी। मुझे देखते ही वह मुझसे लिपट गई और रोते हुए बोली, मेरी क्या गलती है? मैं इस गांव में क्यों नहीं रह सकती? मैं नौकरी क्यों नहीं कर सकती? राहुल की नौकरी के अलावा मेरे पास आजीवन का कोई और साधन नहीं है और दादी मुझे नौकरी करने से मना कर रही है। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। आपको नौकरी करने से कोई नहीं रोकेगा। मैंने ऐसा तो कह दिया, लेकिन मन में दुविधा थी। दादी के खिलाफ न माँ कुछ कह पाती है, न पापा, न बड़े भैया। मेरे कहने का कोई असर नहीं होगा। आज फिर वही होगा जो दादी चाहेगी। मैं सोच ही रही थी कि तभी भाभी के माता पिता पास के गांव से आ गए। दादी ने उन्हें अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया था। मैं भी बैठक में जा पहुंची, जहां दोनों परिवार मिलकर नेहा भाभी के भविष्य का फैसला करने वाले थे। दादी ने गर्व से कहा, माधोपुर के हमारे घर की बहुएं सिर्फ घर संभालती है, नौकरी नहीं करती। आपकी बेटी नौकरी करना चाहती है तो उसे अपने गांव ले जाइए। यह सुनते ही भाभी की मां ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी तो पराया धन होती है। ब्याहता बेटी मायके में नहीं ससुराल में शोभा देती है। आप जो चाहोगी वही होगा। नेहा नौकरी नहीं करेगी। मैंने जैसे ही विरोध करना चाहा, माँ ने मुझे रोका और दृढ़ता से दादी से बोली, माँ जी, माधोपुर का यह घर आपका है और पूरा परिवार आपका सम्मान करता है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपके आदेश सर आंखों पर है, लेकिन जिस तरह आप इस घर की बहू थी फिर मैं बनी, वैसे ही नेहा भी इस घर की बहू है। इस गांव में उनका उतना ही हक है जितना आपका और मेरा, इसलिए नेहा यहीं रहेगी। उनके सारे पैसे उन्हें लौटा दीजिए। वे राहुल की अमानत है जिन पर उनकी पत्नी का हक है। नौकरी की बात का फैसला आप, मैं या कोई और नहीं, नेहा खुद करेगी। यह सुनकर मैं माँ से लिपट गई। माँ ने पहली बार दादी के सामने अपनी बात रखी थी। दादी ने भी कुछ नहीं कहा। शायद माँ की इस छोटी सी पहल ने उन्हें बदलते वक्त का एहसास करा दिया था। नेहा भाभी भी आंसुओं के साथ माँ से लिपट गई। उस दिन माधोपुर में के उस घर में एक नई शुरू हुई। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन उससे नेहा भाभी और उनके हक का सम्मान की ओर बढ़ने का हौसला दिया। और मुझे यकीन हो गया कि बदलाव की हवा चाहे धीमी ही सही अब इस गांव तक भी पहुंच चुकी है। इस कहानी से आपको कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे आपका साथ मिलता रहे और आपके लिए एक नई कहानी लाता रहूं।